अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने कलीग्स में। और हम आगे बढ़ें इससे पहले सबसे पहली न्यूज़ हम आपको बताएँगे जी नवाज़ शरीफ साहब की। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पिछले 3-4 साल से जो है वो लंदन में मौजूद थे। और मौजूद थे मैं इसलिए कह रही हूँ कि 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब और उनके साथ-साथ उनकी यानी कि बेटी मरियम नवाज़, इसके अलावा जी उनके बेटे हुसैन नवाज़ और मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर, ये सब लोग लंदन में मौजूद थे और वहां से ये निकल गए जी यूरोप की सैर को। बिल्कुल जी, नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि जी बहुत दिन हो गए हैं, कोई फैमिली वेकेशंस नहीं हुई हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम यूरोपियन कंट्रीज का विजिट करें। तो ये सब लोग जो हैं यूरोपियन कंट्रीज की तरफ रवाना हो चुके हैं लंदन से। यानी कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का इशू बना रहे हैं, पाकिस्तान में किसी के चाहे कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे फायरिंग हो जाए, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे फ्लड विक्टिम्स परेशान हो, उनके पास कोई सामान नहीं पहुंचा, ना खाने पीने का, ना ही इस सर्दी के मौसम में उनके लिए कोई किस्म के गर्म कपड़े या कुछ किया गया, ना मेडिसिन का। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अपनी जगह सैर और तफरी में मसरूफ हैं। और यही कुछ हमने नवाज शरीफ साहब को भी करते हुए देखा कि बजाय इसके कि अब उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल चुका है, तो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आते, पाकिस्तान आके जो उनके ऊपर केसेस हैं उनका सामना करते, उसमें से निकलते या नहीं निकलते वो एक अलग बात है। वो तो जब केसेस का सामना करेंगे तभी कुछ साबित कर पाएंगे कि वो जो उनके ऊपर इल्जामात हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। लेकिन उनको यहाँ आना चाहिए था, जो वो लंदन से बैठ के भाषण दिया करते थे कि जी बहुत पाकिस्तान की फिक्र है उनको, पाकिस्तान के लोगों की बहुत फिक्र है उनको। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके बजाय वो और मरियम नवाज और उनकी बाकी की फैमिली जो है वो यूरोप की सैर को निकल गए हैं। शहबाज शरीफ साहब कहने को प्राइम मिनिस्टर जरूर हैं आजकल पाकिस्तान के, लेकिन वो भी बार बार लंदन की तरफ दौड़ लगाते हैं ताकि अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से पूछ सकें कि भाई जी आगे की करना है। तो इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब को खुद को तो समझ आ नहीं रही, मुझे लगता है कि उन्होंने मुल्क को कैसे चलाना है। तो ये वाहिद गवर्नमेंट इस वक्त आई है जो हर फैसले के लिए, हर डिसीजन के लिए भाग भाग के प्राइम मिनिस्टर लंदन पहुंचते हैं और फिर लंदन पहुंच के उनका दिल ही नहीं करता वापस आने का। और फिर वो कहते हैं जी अब मुझे कोविड हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया करके वो रुकते चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं मुल्क के अंदर, लेकिन अभी वो दोबारा टर्की के लिए बैकपैक कर रहे हैं। वैसे बैकपैक करना भी एक आर्ट है ट्रैवलिंग के लिए, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। मुझे नहीं पता, इन लोगों के जरूर कोई इनके साथ होते होंगे, इनका स्टाफ होता होगा जो मदद करता होगा, इसलिए कि पूरे टाइम ये लोग बाहर ही घूमते रहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों चाहे फॉरेन मिनिस्टर हों, आपको पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बजाय इसके कि पाकिस्तान आते, अगर उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया था, उसके बजाय वो और उनकी पूरी फैमिली जो है ये स्टेटमेंट देकर कि जी बहुत दिन हो गए हम लोग छुट्टियों पे नहीं गए। तो जी लंदन में कौन सा आप लोग चक्की पीस रहे थे, या कौन सा आप लोग वहां पे पत्थर तोड़ रहे थे, या लंदन में कौन सा आप लोग ऐसा कोई काम कर रहे थे जिसके लिए आपको इस वक्त भी जो है वो वेकेशन की जरूरत है और इस वक्त भी आपकी फैमिली को छुट्टियां मनाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज को जाना है। खैर, अब ये बेहिसी और ये कहना चाहिए बेशर्मी हमारे पॉलिटिशियन नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक चीज डेवलपमेंट जो हुई थी लंदन से नवाज शरीफ साहब के यहाँ से, वो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। साथ साथ हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने एक बार फिर अनाउंस किया है कि वो 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंच रहे हैं, यानी कि वो रावलपिंडी में जो उनका लॉन्ग मार्च वहां तक पहुंचेगा वहां पे खान साहब ज्वाइन करेंगे। लेकिन खान साहब जो है ना तो वो गाड़ी से आएंगे, ना तो वो पैदल आएंगे, ना तो वो साइकिल पर आएंगे। जो वो कहा करते थे कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साइकिल से जाया
जाया करूंगा, क्योंकि बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स की उन्होंने हमें एग्जांपल्स दी थी कि जी वो साइकिल से जाया करते थे। लेकिन खैर इमरान खान का दौर भी निकल गया और हमने इमरान खान को कभी साइकिल पे नहीं देखा। लेकिन खैर अब तो क्या साइकिल पे देखेंगे, खान साहब को तो हेलीकॉप्टर की आदत पड़ गई है। और खान साहब इतना ज्यादा हेलीकॉप्टर में घूमे हैं अपने टेन्योर में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि वो अभी भी उस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे। और अभी फिर एक बार फिर एप्लीकेशन दी गई है फेडरल गवर्नमेंट को कि जी इमरान खान साहब जो है 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च में आना चाह रहे हैं, उन्होंने आना है लॉन्ग मार्च में, ताकि वो जो बकौल उनके हकीकी आज़ादी है उसके लिए तो खान साहब आएंगे हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर को उतरने की जगह दी जाए, परमिशन दी जाए, ताकि वो फैजाबाद यानी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में एक जगह है, उसका नाम है, मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो पाकिस्तान में नहीं रहते। वैसे वो जो जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते वो हमसे ज्यादा पाकिस्तान को जानते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल मैं बता रही थी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में जो जगह है फैजाबाद, वहां पे इमरान खान साहब की जो लॉन्ग मार्च है 26 को खान साहब ने वहां से ज्वाइन करना है, तो वहां तक आने के लिए लाहौर से खान साहब चलेंगे जी हेलीकॉप्टर में। तो खान साहब ने कहा है कि जी मुझे जगह दी जाए, हटो 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 परे, इधर उधर उधर, और जगह बनाई जाए खान साहब के हेलीकॉप्टर के लिए। अब देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उनको क्या कहती है, परमिशन देती है या नहीं देती। और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है आप लोगों को किस खबर का इंतजार है। वैसे तो आप लोगों ने ये न्यूज़ ऑलरेडी सुन रखी है, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत तेज हैं, मेरे बताने से पहले ही आपको सब कुछ पता होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर बता देती हूँ, हो सकता है कोई पॉइंट आप लोगों ने मिस कर दिया हो। और वो ये कि जी आजकल बिल्कुल एक हंगामा है, और वो हंगामा ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जी जो एसेट्स हैं, यानी जो उनकी खानदान के एसेट्स हैं और जो उनके अपने हैं, वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है फैक्ट्स फोकस, उन्होंने इस पे रिलीज कर दिया है। और इसमें एफपीआर में जो जमा कराया जाता है यानी टैक्स रिटर्न्स वगैरह के लिए, वहां से उन्होंने डिटेल्स लेके बताई हैं। और उनका कहना है कि जी बहुत 6 साल में जो है वो इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने, इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने। ये मैं नहीं कहती, ये मैं हरगिज नहीं कह रही, इसलिए कोई भी जो है ना मेरी तरफ नाराजगी से ना देखे। ये बता रहे हैं जी हमारे जर्नलिस्ट अहमद नूरानी साहब। और ये अहमद नूरानी साहब वही हैं जिन्होंने कमर जावेद बाजवा से पहले जो है एक और बाजवा जो थे यानी कि आसिम सलीम बाजवा, वही पिज्जा वाले, उनकी भी उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी और बताया था कि जी किस तरह से पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो बनाई गई हैं और कहाँ कहाँ से करप्शन हुई है। और उसके बाद जो है आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो सी पैक के चेयरमैन थे, वो वहां से रिजाइन करके और हो गए जी 9-11। और वो इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं हर रिप्लाई से आसिम सलीम बाजवा के, कि उन्होंने ये कई सौ फ्रेंचाइज जो हैं यानी कि आई थिंक 126 या इस तरह से 126 इस तरह से कुछ उनकी पिज्जा फ्रेंचाइज हैं पूरे अमेरिका में। अब तो खैर इस्लामाबाद तक उनकी ब्रांचेस पहुंच चुकी हैं। कि खान साहब ने कहा ये बिल्कुल जी हक हलाल की कमाई है। और ये और बात है कि हक हलाल की कमाई से कोई एक घर बनाना भी जो है पाकिस्तान में वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल अब कई फ्रेंचाइज बना ली उन्होंने पिज्जा की, और इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी उनको बिल्कुल इत्मीनान है और वो समझते हैं कि ऐसा ही है। तो फिर ठीक है, अब आम पब्लिक क्या करेगी, हम तो वैसे ही हैं ब्लडी सिविलियंस। तो खैर हम कर रहे थे बाजवा साहब की, यानी कि वड्डे वाले बाजवा साहब। बिल्कुल जी, कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में डिटेल्स ये आई कि उनकी ना सिर्फ ये कि बाजवा साहब की अपनी कई आपने सुन रखा होगा कि बहुत ज्यादा जो उनकी फैमिली की और बाजवा साहब की अपनी फैमिली की, और उन ना सिर्फ अपनी फैमिली की बल्कि उनके समधी यानी जहां पे उनके बेटे की शादी हुई है वहां से भी यही न्यूज आई है कि जी सबके पास अचानक से रातों रात बहुत सारे पैसे आ गए। अब ना सिर्फ ये कि बहुत सारे बल्कि अरबों में, यानी कि ये जो है ये मैं आपको जिनकी पिक्चर दिखा रही हूँ ये है जी महानूर साबरी। महानूर साबरी जो हैं वो जी बाजवा साहब की बहू हैं। और उनकी शादी हुई है जी साद बाजवा जो कि कमर जावेद बाजवा साहब के बेटे हैं उनके साथ। और कहा यह जा रहा है कि शादी से एक वीक पहले अचानक से महानूर साबरी जो हैं
इनके अकाउंट में रातों रात तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा जो है वो अमाउंट आ गई, यानी ये पाक रुपीज़ बता रही हूँ मैं, 1 बिलियन पाक रुपीज़ उनके अकाउंट में अचानक से आ गए, जबकि पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके अकाउंट में ऐसे ही चूहे नाच रहे थे जैसे मेरे अकाउंट में नाचते हैं। लेकिन अचानक से उनके पास ये पैसे आ गए। खैर जी, ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का क्या है ना कि सब शुरू हो गए, सब कह रहे हैं बताओ जी बताओ इतना पैसा कहाँ से आया। यानी कि तकरीबन आप समझें कि 13 अरब, 13 अरब ही है ना, हाँ जी, 13 बिलियन जो है अचानक से बाजवा साहब और उनकी फैमिली के पास रातों रात, यानी कि 9 दिन में आ गए। अब 9 दिन में, कम से कम 9 दिन में तो नहीं, मेरे ख्याल है 13 दिन तो लगाने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल 9 दिन में कह रहे हैं कि 9 दिन के अंदर अंदर ये 13 बिलियन जो है वो अचानक से बाजवा साहब के अकाउंट में आ गए, उनकी मिसेस के अकाउंट में आ गए। और मैं उनकी मिसेस की भी आपको पिक्चर दिखा देती हूँ जी, ये है उनकी बाजवा साहब की मिसेस, आयशा अमजद इनका नाम है। और कहा ये जा रहा है कि जी उनकी मिसेस के अकाउंट में, बाजवा साहब के बेटे के अकाउंट में, बाजवा साहब की बहू के अकाउंट में, शादी से पहले यानी 2018 में शादी हुई, लेकिन उससे पहले ही जो है इतना सारा पैसा जो है वो आ गया। और उसके बाद FBR की रिपोर्ट्स जो है वो भी पब्लिश कर दी गई हैं अहमद नूरानी साहब की वेबसाइट पे। और वो वहां जाके आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और इसलिए कि मेरे कैलकुलेटर में तो इतने जीरो भी नहीं है जितने पैसे वहां पे लिखे हुए हैं। तो बहरहाल पता नहीं इतने पैसों का करेंगे क्या, मगर कहा यह जा रहा है कि वो पैसा जो है वो डॉलर में भी ट्रांसफर किया गया, और डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद उस पैसे को बाहर के कंट्रीज में भी जो है बाजवा साहब ने भिजवा दिया। तो अब इस किस्म के इल्जामात जो हैं वो लग रहे हैं बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारा पैसा करप्शन का है, जो कि जाहिर है कि कोई आर्मी में रह के तो मुझे तो नहीं लगता ना कि इतना पैसा बन सकता है, लेकिन अगर किसी को लगता है और अगर बाजवा साहब को लगता है तो बिल्कुल ही बनता होगा जी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि इतना सारा पैसा जो है वो अगर बनाया है और उसके बाद एफपीआर में उसको डिक्लेयर भी करवा दिया है, यानी एफपीआर में देने का मतलब ये है कि आप बता रहे हैं कि हाँ हमारे पास ये पैसा है। और उसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हो, और इसलिए हो सकता है एफबीआर में जो है बता दिया गया हो। लेकिन बात सारी ये है कि अभी तक किसी ने इस बात से इनकार नहीं किया है। कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ तो एकदम साफ है और हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मगर साथ साथ इसाक डार साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं आजकल पाकिस्तान के, और वैसे ये नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं, जैसे कि बाजवा साहब के समधी जो है उनका नाम कोई मिट्ठू बताया जा रहा है। तो बिल्कुल जी इसी तरीके से जो इसाक डार साहब है ये नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। और इनका कहना है कि जी हमने एक टीम बना दी है जो ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि एफबीआर के पास से बाजवा साहब और उनकी फैमिली के एसेट्स की ये डिटेल्स लीक कैसे हुई। इसका मतलब तो साफ ये बनता है कि ये इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि ये एसेट्स नहीं है बाजवा साहब के पास, यानी कि बाजवा साहब का इतना पैसा है। उफ, मैंने तो मतलब सोचा जरूर था, पता मुझे था कि मतलब हमारे आर्मी के लोग जो है ना, मतलब आपको पता है कि वो मतलब हाथ वाथ साफ करते रहते हैं, मतलब माल वाल ठीक ठाक होता है, लेकिन इतना ये मुझे नहीं पता था। लेकिन ये जरूर है कि मुझे बाजवा साहब से जरूर पूछना है कि इतना पैसा बनता कैसे, थोड़ा सा ताकि मैं भी बनाने की कोशिश करूं। लेकिन ये जरूर है कि अभी तक ना तो बाजवा साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है इसके खिलाफ कि नहीं जी हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही किसी और तरफ से आया, बल्कि उल्टा पीएमएलएन के जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसाक डार साहब वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर ये डिटेल्स बाहर आई कैसे। इसलिए कि ये डिटेल्स जो होती हैं वो बड़ी खुफिया रखी जाती हैं, किसी को बताया नहीं जाता। और ये जिसकी भी हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, आर्मी ऑफिसर हो, गवर्नमेंट के हो, कोई भी हो, ये कॉन्फिडेंशियल होती है और ये पब्लिक नहीं की जाती। लेकिन अगर ये लीक हुई है तो आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन साथ साथ ये बात भी उनकी इस बात से कंफर्म हो जाती है कि इसका मतलब है कि ये पैसा है, ये पैसा सच में है। और ये इतनी ही अमाउंट जो है वो बाजवा साहब और उनकी फैमिली के पास है। और ये भी कि वाकई में 9 दिन के अंदर, यानी ये वैसे तो खैर ये 6 साल का बताया जा रहा है कि 6 साल जो
बाजवा साहब ने एज़ आर्मी चीफ गुज़ारे हैं, उसमें उन्होंने ये जो है क अपना क्या कहना चाहिए उसको, भी अच्छा सा वर्ड ना, वो करप्शन नहीं, हाथ साफ करना नहीं, नहीं, मेरा ख़्याल है मेहनत करके उन्होंने जो हक हलाल की कमाई जो बनाई है, वो उन्होंने 6 साल में ये इतनी बना पाए। मेरा ख़्याल है एक बार और एक्सटेंशन मिल जाता तो शायद इसको डबल भी कर लेते, लेकिन अभी तक पता कोई नहीं है। हो सकता है 2 दिन के बाद एक्सटेंशन भी मिल जाए, क्योंकि कोई अभी तक समरी तैयार नहीं हुई है, अभी तक हमें पता ही नहीं कि अगला कौन बनेगा करोड़पति, सॉरी, कौन बनेगा आर्मी चीफ, कौन आ रहा है पाकिस्तान में, ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आज ना मैं सुबह से, वैसे मैं पुराने गानों की आपको पता है कि मैं बड़ी शौकीन हूँ, मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आज यूट्यूब पे देख रही थी, वैसे ही वो ऑटो पे लगा देते ना, खुद ही सॉन्ग्स आते रहते हैं, मैंने किशोर कुमार साहब के लगा दिए थे। तो उस पे एक आ रहा था सॉन्ग, उस वक़्त मैं इनका प्रोफाइल चेक कर रही थी, मानूर साबरी का। तो वो एक सॉन्ग बड़ा अच्छा आ रहा था, कभी खोले ना तिजोरी का ताला, मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, डुमडुमा डुमडुमा डुमडुमा, हट जाओ मत शोर करो, ससुरे को मत बोर करो, ससुरा अच्छा बंदा है, माना काला धंधा, ओ सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे, ये मैं आपको वैसे सॉन्ग बता रही थी, इसका इस केस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये सॉन्ग मुझे वैसे बड़ा मजे का लगता है, और वैसे भी किशोर कुमार साहब की क्या बात थी, और क्या आवाज थी, और क्या गाने का अंदाज था, कि बस ना ही पूछिए ना। तो मैं जी चलती हूँ, आप लोगों को हाँ मैंने यही बतानी थी न्यूज़, लेकिन ये है कि अभी तक इस बारे में कोई कुछ बोला नहीं है, कोई कुछ नहीं बोला, और अभी तक सब लोग चुप हैं, चुप, खामोश, शट अप, ठीक है? किसी की आवाज़ नहीं निकली है, ना तो पीपल्स पार्टी की तरफ से, ना तो पीटीआई की तरफ से, खान साहब ने भी कुछ नहीं कहा। और तो और खान साहब तो बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन खान साहब भी एकदम चुपचाप बैठे, वो सिर्फ ये कह रहे मेरा हेलीकॉप्टर उतरने दो, बाकी खैर है। अब देखते हैं कि होता क्या। मेरे ख्याल से तो वो जो हमने हाफिज सईद को अरेस्ट कर रखा है ना, वो भी आजकल कुछ इसी किस्म से सोच रहा होगा कि हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जी, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है ना, ठीक है। लेकिन जो आपने, अगर आपने ये रिपोर्ट देखी हो, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, वो तो एफबीआर के ही हैं, और एफबीआर वालों ने भी ये नहीं कहा कि ये हमारे नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये सब करप्शन के पैसे नहीं है, मतलब इतने सारे पैसे 9 दिन के अंदर-अंदर, इतने सारे पैसे अगर ये सब करप्शन के नहीं है, तो कम से कम बाजवा साहब ये तो बता ही सकते हैं ना कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप हमें ये बताइए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जिससे आपने इतना सारा पैसा बनाया। और अगर आप समझते हैं कि आप इतने काबिल हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे, मैं बलाई ले लूं, तो फिर आपको जो है ना, वो बाजवा साहब, बाकी लोगों को भी बता देना चाहिए कि इतना पैसा जो है 9 दिन में कैसे बन जाता है। 9 दिन में 13 बिलियन जो है वो कैसे बना लिए जाते हैं। अगर हम, हमारे पास भी वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, या कोई जादू का चिराग, या इस किस्म की कोई चीज आ जाए, तो हम पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार देंगे। आपका भी भला होगा, आप भी खाइए कमाइए, हमें भी सुकून से रहने दीजिए, हमारी भी जो चटनी रोटी चलती रहे, आम पब्लिक की। लेकिन आप बताइए तो सही कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम। और अगर हम ये समझ लें, क्योंकि बाद मैंने किसी साहब से पूछा कि जी ऐसा कैसे हो सकता है, इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी बात यह है कि बाजवा साहब के जो वालिद थे वो भी आर्मी में थे, बाजवा साहब के जो ससुर थे वो भी आर्मी में थे। वो तो सही है, सब समझ लिया, चलो फादर की तरफ से भी आ गए पैसे, ससुर ने भी सारा कुछ दे दिया। फिर भी इतने पैसे 9 दिन में, मतलब कमाल ही हो गया, मतलब तो चमत्कार हो गया इसको कहते हैं। तो लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि सीरियसली मैं कह रही हूँ कि बाजवा साहब को बिठाकर और उनसे पूछना चाहिए सोर्स ऑफ इनकम। और फिर वो जिस तरह से काम करते हैं, मतलब जिस तरह से, समझ रहे हैं ना आप लोग, वो काम करते हैं, उस तरह से अगर बाकी लोग भी काम करें, तो शायद बाकी लोगों का भी भला हो जाए। फिर लोग रोएंगे नहीं कि जी हमारा बिजली का बिल आ गया, हम क्या करें, हम बाकी यूटिलिटी बिल्स का क्या करें जी, हम मतलब अपने खर्चे कैसे पूरे करें। क्योंकि फिर हर जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फ्लड विक्टिम्स जो हैं, हम उनके लिए भी कुछ कर पाएंगे, उनको भी बताएंगे। चलो 9 दिन में ना सही, 19 दिन में सही, अगर वो लोग, चलो
13 बिलियन ना सही 3 बिलियन भी अगर वो लोग बना लेते हैं 30 डेज में तो क्या बुरा है। अच्छी बात है ना, हमारे फ्लड विक्टिम जिनका हम नाम ही नहीं लेते, जिनको हम पूछते ही नहीं है, जिनको हम भूल गए। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने इसलिए बोलना बंद कर दिया है क्योंकि, यानी कि गवर्नमेंट ने और इदारों ने इसलिए बोलना बंद कर दिया फ्लड विक्टिम्स के बारे में क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज है ना, वो मतलब अपनी फुटबॉल में लगी हुई है। कतर वाले जो फुटबॉल खेले चले जा रहे हैं, उनको पता नहीं क्या है। कोई और इंडिया वाले जो क्रिकेट में लगे हुए हैं, बाकी लोग भी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे फ्लड विक्टिम्स के लिए जो है थोड़े से 6, 4, 8, 10 बिलियन देते हुए ना इन लोगों की ना जान जाती है। इन लोगों को मतलब शर्म आनी चाहिए, मेरे ख्याल है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, कि जो जा जाके फुटबॉल तो देख रहे हैं लेकिन हमारे लिए पैसे नहीं है उनके पास। ये मतलब मैं इस बात से बड़ी नाराज हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, फुटबॉल से याद आया कि जी कतर वालों का कहना है कि अभी तक 558 लोग जो है, उन्होंने जो वर्ल्ड कप देखने गए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। पता नहीं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, ये फुटबॉल और इस्लाम का आपस में क्या कनेक्शन है कि अगर कोई फुटबॉल देखने जा रहा है तो वो मुसलमान क्यों हो रहे हैं। ये मुझे नहीं पता। क्या आप हिंदू होकर या आप क्रिश्चियन होकर या किसी और रिलीजन में रह के क्या फुटबॉल नहीं देख सकते? या फिर आप इतने ज्यादा इंप्रेस हैं तालिबान से, जो लोगों के सर काट काट के फुटबॉल खेला करते थे। मुझे लगता है शायद इस वजह से उनको लग रहा है कि फुटबॉल देखने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, इसीलिए फिर आगे जाकर आप किसी का सर काट के फुटबॉल खेल पाएंगे। पता नहीं कुछ होगा, मुझे नहीं पता ये लोग इस तरह क्यों कह रहे हैं, मगर कहा यही जा रहा है कि अभी तक मतलब फुटबॉल अभी अभी, यानी कि अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ है फीफा का, और उसके साथ ही जो है वो 558 लोग जो है वो मुसलमान हो गए बगैर तलवार के। ये भी एक कहानी है। हो सकता है तलवारें भी हो, हमें क्या पता जी, हमें दिखाया थोड़ी उन्होंने कोई कलमा पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए। लेकिन कुछ इसके अंदर कोई जुगाड़ है जरूर, कि ये ऐसा कैसे हो गया कि भाई आप फुटबॉल देखने गए हैं या वहां जाके आप कलमा पढ़ने गए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ही वहां जाके लोगों को ईमान की बारिश कैसे हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए लोगों पे नहीं हो रही, वहां पर हो रही है। लेकिन खैर इस किस्म की बातें करने की मुझे आदत नहीं है। ये आप ही लोग हैं जो मुझे कहीं का कहीं पे ले जाते हैं और उसके बाद मुझे कहते हैं कि जी पता नहीं क्या बोलती रहती हो। मैं जा रही हूँ जी, ठीक है ना। मुझे वैसे भी आज, मैं आप लोगों को बताती जाऊँ, मुझे आज इंडियन एम्बेसी जाना है। वो पता है क्यों? वो इसलिए कि जी वो कर रहे हैं दिवाली की पार्टी आज, और नवंबर की एंड में जाके उनको दिवाली की पार्टी तो याद आ गई, और साथ ही उन्होंने जुल्म ये किया है कि आउटडोर रख दिया है। और अब आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर मैं आउटडोर में सर्दी में बगैर शॉल और बगैर जैकेट के खड़ी होंगी तो वो भी मुझे ठंड लगेगी। और अगर मैं नहीं मतलब अगर मैं वो सब जैकेट और शॉल सब पहन के जाऊंगी तो मेरा ड्रेस नहीं दिखेगा। अब मैं समझ नहीं आ रही कि मैं ड्रेस, किसी लोगों को ड्रेस दिखाऊं अपना, या मैं शॉल और जैकेट पहन के अपने आप को सर्दी से बचाऊं। मैं करूं तो क्या करूं? मैं रोऊं या हंसूं? मैं करूं तो क्या करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। दूसरा, उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है कि जी फॉर्मल आना है कि कैजुअल आना है। अब मैं ये सोच रही हूँ ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही कैजुअल चली जाऊं, वहां सब लोग तैयार होकर सज बन के आए हो तो मैं अजीब लगूं। और ऐसा ना हो कि मैं पूरी ट्यूबलाइट बन के चली जाऊं और वहां सब सादे आए हो तो कहेंगे इसको क्या हुआ है। लेकिन खैर अब अपने तौर पे खुद ही मुझे टॉस करना पड़ेगा, जैसे शोले में करते थे ना, सिक्का उछाल के जी क्या पहनना चाहिए। तो खैर ये तो खैर मेरी अपनी बात थी। अब मैं चलती हूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मिलूंगी कल, ठीक है? और कल मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, और उस वक्त तक देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है, खास तौर पे बाजवा साहब की। क्योंकि जी कहानी में ट्विस्ट तो है, लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। आपसे मिलती हूँ कल। थैंक यू। ट्रेटर के बच्चे कहते थे, मगर मुझे पता है कि फौजियों की साथ ये जो पॉलिसी है, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स। ये आप समझ लीजिएगा, ये सियासी डफर्स हैं। अगर आप इनकी पॉलिसी पे चलेंगे जैसे आप चलते रहे हैं तो मुल्क जो है वो किसी जगह नहीं जाएगा। मुझे नहीं परवाह अमेरिका क्या सोचता है, अफ्रीका क्या सोचता है। मुझे ये परवाह है कि हमारे मुल्क के लोग इस फौज से बचें। आज इस फौज ने हमें इस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां पे इन्होंने टेररिज्म हर गली और मोहल्ले में फैला दिया है। ये उसको सपोर्ट करते हैं, ये उसको इनकरेज करते हैं, और ये डिबेट को डिट्रैक्ट करते हैं। इनके ऊपर एक इन्होंने पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी डाली हुई है।
ये हमारे आज, मैं सारे फौजियों को नहीं कहती हूँ, मैं बेचारे आम जवानों को नहीं कहती हूँ, मगर ये फौजी जर्नैल जो जाके सारा वक्त वहां पे गोल्फ खेलते हैं और गोल्फ खेल के और उसके बाद ठट्ठे मार के ये देखते हैं कि प्लॉट हमें कहाँ मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि अब ये जो हुआ है कराची में, वहां पे शादी घर बना हुआ था, कभी ये सोचा है कि ऐसी सेंसिटिव जगह पे शादी घर बना हो? इन्होंने हमें सोचा है कि ये फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है। ये वक्त आ गया है इनको कहने को कि प्लीज, ये हाथ जोड़ते हैं, बैरक्स में जाओ, हमारे बच्चों को यहाँ पे रहने दो, हम यहाँ पे खून खराबा नहीं चाहते। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज, तो जाएं जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाएं। आपने कारगिल किया, आपने वो लाइट इन्फेंट्री वाले लोगों को मारा, आपको आदत पड़ गई है कि आप छोटे छोटे मुल्क के बच्चों को अपने सामने लाके उनको ह्यूमन शील्ड्स बनाते हैं। ना आप लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे हैं। आप कब्जा ग्रुप हैं, इस मुल्क का कब्जा ग्रुप है, और सियासतदानों को और हमें सबको